हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया होंगे। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद है कि सब बच्चे अपने लक्ष्य में कामयाब हों और जिन बच्चों का जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए दुगुनी मेहनत और दुगुनी लगन के साथ जुड़ जाइए। तो हम अब क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने दर्पण पढ़ा था, मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार पढ़े थे। हमने देखा था दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। वो पॉलिश की गई सतह पर निर्भर करता है कि हमें कैसा दर्पण प्राप्त होगा। समतल दर्पण में भी दोनों तरफ सतह होती है, दो सतह होती है। आप किसी भी सतह पर पॉलिश करें तो जो भी हमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो एक समान ही नज़र आएगा, चाहे आप कोई से भी सतह पर पॉलिश करो। इसलिए समतल दर्पण एक प्रकार का होगा, चाहे किसी भी साइड पर पॉलिश करो। लेकिन हम बात करें गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण क्या होगा बच्चों? अगर हमारे पास एक होलो ग्लास स्फीयर है, एक खोखला कांच का गोला है। ये गोला है बच्चों, वृत्त नहीं है, सर्किल नहीं है, स्फीयर है, खोखला है, खोखला कांच का गोला। आप फील कर सकते हो बल्ब को, जैसे बल्ब है आगे से उसकी स्फेरिकल शेप ही होती है और वो होलो होता है, खोखला होता है। अगर हम खोखले कांच का कोई गोला है, उसके किसी भाग को अगर हम काट दें, कोई छोटा सा उसका टुकड़ा ले लें, कोई पार्ट ले लें, तो उस पार्ट को अगर देखें, जैसे इस पार्ट को अगर देखें, तो क्या ये पार्ट बच्चों प्लेन है? प्लेन नहीं है, ये कर्वड है, वक्रीय पृष्ठ है ये। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हमें दर्पण बनाना है तो किसी एक साइड पर रजत पॉलिश, सिल्वर पॉलिश करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम पॉलिश इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। इधर पॉलिश करेंगे तो इधर परावर्तक पृष्ठ होगा, इधर कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। इधर पॉलिश करेंगे तो वस्तु इधर रखी जाएगी और उसके प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इधर पॉलिश करेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेंगे वो अलग प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इधर पॉलिश करते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अलग प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका मतलब गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का होगा, वो निर्भर करेगा कि कौन से भाग पर रजत पॉलिश की गई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो हमने ये होलो ग्लास स्फीयर है, खोखला कांच का गोला है, इसका हमने एक भाग काट लिया है। ये जो भाग है बच्चों, इस भाग को हम कॉन्वेक्स सरफेस या बल्गिंग आउट सरफेस से बोलते हैं। ओके, कॉन्वेक्स बोले तो इसको हम उत्तल पृष्ठ या उत्तल सतह बोल सकते हैं, या इसको उभरी हुई सतह बोलते हैं। इसको ब्लगिंग आउट सरफेस बोले तो उभरी हुई सतह बोलते हैं इसको। ये जो अंदर वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस या बेंड इन सरफेस। इसको हम अवतल पृष्ठ या हम दबी हुई सतह बोलते हैं। ओके बच्चों, इस बाहर ये जो पृष्ठ है इसको हम उभरा हुआ पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। अंदर वाला इसको अवतल पृष्ठ या दबी हुई सतह बोलते हैं, इसको बेंड इन ए सरफेस बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास से गोलीय दर्पण हो गया। अब पॉलिश के आधार पर कौन से भाग पर पॉलिश की गई है, इसके आधार पर हम गोलीय दर्पण को
दो भागों में बांटते हैं। एक होगा अपना अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होगा अपना कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ओके बच्चों, ये सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पृष्ठ कौन सा है। अब देखिए, हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर आपको मिलेंगे। कौन सा कब बनेगा वो हम देखते हैं। पहले हम अवतल दर्पण देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? अवतल दर्पण। ये हमारे पास कोई होलो ग्लास स्फीयर है। इसका मैंने ये पार्ट इतना कट कर लिया है, ये डॉटेड लाइन से शो कर दिया इसको। ये पार्ट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर है। ये खोखले कांच का गोला है, ये कोई भाग है। अब इधर पॉलिश करें कि इधर पॉलिश करें। अगर हम इसके उभरे हुए भाग पर बोले तो उत्तल पृष्ठ पर, उत्तल पृष्ठ या हम इसके कॉन्वेक्स सरफेस जो है इस पर सिल्वर पॉलिश कर दें, ओके। तो देखिए बच्चों, इधर पॉलिश की है तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इधर से नहीं होगा, इससे अपोजिट जो साइड होगी उससे रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी बच्चों। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। परावर्तक पृष्ठ ये इधर वाली साइड में होगा। अब यहां पर देखो बच्चों, पॉलिश की गई है कॉन्वेक्स सरफेस पर। उत्तल पृष्ठ पर हमने पॉलिश की गई है और परावर्तक जो पृष्ठ है वो कैसा है बच्चों? कॉनकेव है। कॉनकेव सरफेस जो है, अवतल जो पृष्ठ है वो आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ जैसा होगा उसी प्रकार का दर्पण होगा, उसी प्रकार का मिरर होगा। तो कहने का मतलब अवतल दर्पण क्या होगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चों? कॉनकेव सरफेस हो। द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चों? अवतल पृष्ठ हो। अवतल पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ अवतल पृष्ठ है तो अवतल दर्पण होगा। ओके। या हम कहें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है बच्चों? बेंड इन सरफेस है। दबा हुआ जो पृष्ठ है अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो परावर्तक पृष्ठ हो तो अवतल दर्पण होगा। या हम कहें कि अगर सिल्वर पॉलिश सरफेस कैसा हो? कॉन्वेक्स सरफेस हो तो वो अवतल दर्पण होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो किसी भी टाइप से आप पॉलिश के बेस्ड पर इसको डिफाइन कर सकते हो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस्ड पर इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अवतल दर्पण, अवतल परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? अवतल पृष्ठ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होगा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं बच्चों। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कन्वर्जिंग या अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ये दर्पण क्या करता है कि आपतित प्रकाश किरणों को किसी पॉइंट पर फोकसित करता है या सकेंद्रित करता है। इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है।
इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर बोले तो ये इंसिडेंट लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। कैसे करेगा हम इसके रे डायग्राम में हमें देखेंगे, ओके, जो हम आगे देखने वाले हैं। ये इंसिडेंट लाइट रे को हम देखेंगे कि इंसिडेंट लाइट रे अगर दूर दूर आ रही है तो उनको इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण कैसे आपको बनाना है वो आपको पता चल गया कि कौन सा दर्पण अवतल दर्पण होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ पृष्ठ हो, या हम कहें कि अवतल पृष्ठ हो, वो अवतल दर्पण होगा। अब दूसरा जो दर्पण है वो हमारे पास उत्तल दर्पण है बच्चों। उत्तल दर्पण क्या होगा वो हम देखते हैं। सेकंड है हमारे पास उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास कोई होलो स्फीयर है, ओके। मैं इसका कोई पार्ट काट लेता हूं, जैसे मैंने ये इसका इतना पार्ट काट लिया है, यहां से ये लेकर यहां तक मैंने इसका एक पार्ट काट लिया है। अवतल दर्पण हमने बनाया था, कॉनकेव मिरर जब हमने बनाया था तो पॉलिश कौन से वाले पार्ट पे की थी, उत्तल पृष्ठ पर हमने पॉलिश की थी, कॉन्वेक्स सरफेस पर। अब देखिए मैं पॉलिश कौन से वाले सरफेस पर कर रहा हूं, मैंने पॉलिश, ये सिल्वर पॉलिश, रजत पॉलिश वाला सतह है, ये सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस हो गई। और ये सरफेस कैसी है बच्चों, दबी हुई है, इधर काटो इधर काटो इधर काटो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि कौन सी सरफेस पे हमने पॉलिश की है, तो ये दबी हुई है, ये आपके कौन सा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है। कॉनकेव सरफेस पर हमने पॉलिश की है, तो जिधर पॉलिश करेंगे उसके अपोजिट वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो ये जो सरफेस होगा बच्चों वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ओके, तो बताइए परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा सरफेस है, ये जो सरफेस है उभरा हुआ है, ब्लैगिंग इन सरफेस, ब्लैगिंग आउट सरफेस है, या हम कहें कॉन्वेक्स सरफेस है। इस केस में अगर पॉलिश इधर वाली साइड में कर दें तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा बच्चों, कॉन्वेक्स सरफेस होगा, उत्तल पृष्ठ होगा। तो अगर अपना परावर्तक पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है तो उत्तल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ अवतल पृष्ठ है तो अवतल दर्पण, ओके। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चों, उत्तल पृष्ठ हो, या हम कहें उभरा हुआ पृष्ठ हो, तो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ओके। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कॉन्वेक्स सरफेस और ब्लैगिंग आउट ए सरफेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया सबको। कॉन्वेक्स मिरर जब आप बनाओगे तो अंदर वाले साइड पे पॉलिश करनी है, ठीक है, ओके। इस मिरर को हमें डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपसारी दर्पण भी इसको बोला जाता है। इसको डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैला देना, स्प्रेड आउट कर देना। ये मिरर क्या करता है, इंसिडेंट लाइट रे को स्प्रेड आउट कर देता है, फैला देता है। उसका काम इकट्ठा करने का था, इसका काम फैलाने का है, ओके। तो इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दिस मिरर डाइवर्ज या स्प्रेड आउट द इंसिडेंट लाइट रे, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। ये आपतित प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इस दर्पण को हमें
अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अपसारी का मतलब फैला देना ही होता है बच्चों। तो दोनों प्रकार के मिरर हमने पढ़ लिए हैं। कौन सा मिरर कैसे बनाना है ये आपको पता चल गया होगा। ओके, वेरी आसान, ये सब बच्चों को आता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन related to spherical mirror। गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। उन परिभाषाओं को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हमें गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के लिए जो भी काम करेंगे तो यहाँ पर जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है गोलीय दर्पण के लिए, ये जो परिभाषा है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि कौन से पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ परिभाषाएं हैं जो स्फेरिकल मिरर पर आधारित है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होती है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों पोल। पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर ध्रुव है, इसको हमें कैपिटल P से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? पोल क्या होगा स्फेरिकल मिरर का? जो भी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट जो है, दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हमारे पास मान लो ये हमारे पास कोई मिरर है, मैंने इतने पार्ट पर पॉलिश की है, इतने पार्ट पर मैंने पॉलिश कर दी बच्चों। जितने पार्ट पर पॉलिश करेंगे उसके पीछे वाली साइड में उतना एरिया का ही क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जितने पार्ट पर इधर मैंने पॉलिश नहीं की है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बनेगा। यहाँ पर तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ये है, इसको ग्लास का एक पार्ट मान लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं। इतने पार्ट पर मैंने पॉलिश की है तो केवल इतना पार्ट ही क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इधर वाली साइड में। तो मान लो ये इतना पार्ट क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जितने पार्ट पर पॉलिश की है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा या सेंटर पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक कोई सा भी एक स्फेरिकल मिरर हमने बना लिया। ये कैसा स्फेरिकल मिरर है, सबको पता है कि हमने पॉलिश की है कॉन्वेक्स से सरफेस पर, उत्तल पृष्ठ पर हमने पॉलिश की है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ होगा वो अवतल होगा। तो ये अवतल दर्पण है बच्चों, एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है ये। ओके, अब देखिए बच्चों, हमने इसके पूरे पार्ट पर पॉलिश की गई है, तो पूरे पार्ट पर अगर पॉलिश की गई है तो मिड पॉइंट ये होगा यहाँ पर, इसको हम बोल देंगे P बोलेंगे बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, P, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये कोई पार्ट काटा है, ओके, स्फेरिकल हमारे पास होलो ग्लास स्फेयर है, उसका ये पार्ट मैंने काट लिया और केवल मैंने इतने पार्ट पर पॉलिश की है, तो क्या ये पोल होगा? नहीं, यहाँ पर तो पॉलिश नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस केवल इतना होगा, इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया बच्चों। तो दिस इज द पोल ऑफ दिस। तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, पूरे पार्ट पर ही पॉलिश की हुई मिलेगी, इसलिए जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम क्या मानेंगे, पोल मानेंगे, ध्रुव मानेंगे। तो सबको पता चल गया होगा। हमारे पास जो भी गोलीय दर्पण है उसके परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव समझ में आ गया? ध्रुव कहाँ पर बनाएंगे हम,
वहां पर बनाएंगे जो भी परावर्तक पृष्ठ होगा उसका मध्य बिंदु। जो बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा स्फेरिकल मिरर का? हमें पता है कि कैसा भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी गोले का भाग होगा। पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल है, पार्ट ऑफ स्फेयर होगा, होलो स्फेयर होगा। तो उस स्फेयर का जो भी सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा। जैसे ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ये किसी स्फेयर का पार्ट है। ये किस स्फेयर का पार्ट है? आप अगर इसको स्फेयर बनाओ तो ये स्फेयर बनेगा। तो इस स्फेयर का जो सेंटर है, जैसे ये इसका सेंटर हो गया सी, ये जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फेयर का पार्ट होगा उस स्फेयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होगा उसका जो केंद्र होगा उसी को हमें वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी आसान सी परिभाषा। अब थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड आपके पास वक्रता त्रिज्या। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम टू सेम एक ही परिभाषा है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कि स्फेरिकल जो मिरर है वो किसी होलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है। उस होलो ग्लास स्फेयर के सेंटर है, तो होलो स्फेयर है, इसका मतलब स्फेयर है तो रेडियस भी होगी। तो इस होलो स्फेयर की जो रेडियस है, ये रेडियस होगी बच्चों इसकी। ये जो रेडियस है इसी को हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फेयर का पार्ट होता है उस स्फेयर की जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होगा उसकी जो त्रिज्या होगी उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। या हम ये भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उसी को हमें वक्रता त्रिज्या कहेंगे स्फेरिकल मिरर की गोलीय। इंपॉर्टेंट अपने पास डेफिनेशन है बच्चों, वो है मुख्य अक्ष। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो लाइन स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। जो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। तो देखिए हम इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजार देते हैं, ये गुजार दी हमने। तो ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं बच्चों मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, नेक्स्ट जो है अपने पास बच्चों अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों देखिए, वो है मुख्य फोकस। या इसको हम मेन फोकस बोलते हैं बच्चों।
इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम फोकस पॉइंट भी बोलते हैं बच्चों, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट या मेन फोकस से क्या होता है, देखिए बच्चों, यहां से समझना, हमने कोई लाइट रे ली है बच्चों, ये कोई लाइट रे है, एक सिंगल लाइट रे ली है, विच इज ए ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है बच्चों, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि ये मिरर है, तो मिरर है तो इससे रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो ये आपतित किरण है तो ये किसी दिशा में परावर्तित होगी। परावर्तित जो होगी वो परावर्तन के नियम के तहत ही होगी, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे गोलीय दर्पण हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो। जो लॉज ऑफ ए रिफ्लेक्शन है वो अप्लाई होंगे, चाहे वो किसी प्रकार का दर्पण हो। अगर चिकनी सतह है तो दर्पण है, तो दर्पण तो चिकनी सतह ही होगी। स्मूथ सरफेस है तो उसके लिए हम परावर्तन के नियम लागू करेंगे। आपतित किरण ये है तो परावर्तित क्या होगी, ये हमें नियम बताया कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो हम आपतन और परावर्तन कोण बनाकर परावर्तित किरणें दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा। समतल दर्पण के लिए बच्चों नॉर्मल आसानी से खींचा जाता है। आपको पता है कि ये अगर समतल दर्पण है तो ये अगर प्रकाश किरण आपतित होती है तो अभिलंब नॉर्मल क्या होता है, जो भी आपके पास परावर्तक पृष्ठ है उसके लंबवत हमें एक रेखा खींचते हैं जो आपतन बिंदु से होकर गुजरती है। कहने का मतलब अभिलंब जो होगा नॉर्मल होगा, हमेशा परावर्तक पृष्ठ के लंबवत ही लेना हमें और आपतन बिंदु से होकर गुजरे। तो समतल पृष्ठ के लिए तो अभिलंब बनाना आसान है, तो गोलीय पृष्ठ के लिए अभिलंब क्या होगा, तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ये इस बिंदु पर आपतित हो रही है। मान लो ये एम बिंदु है, आपतन बिंदु ये हो गया, क्या हो गया, आपतन बिंदु ये हो गया। अब ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ जो समतल नहीं है, क्या है, गोलीय है। तो इसके लिए अभिलंब कैसे खींचते हैं, इसके लिए अभिलंब कैसे खींचा जाएगा बच्चों, आपतन बिंदु और शीर्ष को मिला दो, इन दोनों से जो भी लाइन पास होगी दैट इज द नॉर्मल। तो गोलीय पृष्ठ के लिए हमें अभिलंब कैसे खींचते हैं, द लाइन passing through the incident point and center of curvature of spherical mirror it shows the is represent the normal of spherical mirror। जैसे हमारे पास मान लो ये स्फेरिकल मिरर हो गया, कैसा है, कॉनकेव है, ये इसका सेंटर है, सेंटर हमें चाहिए, ये सेंटर हो गया, ओके। अब मैं अपने पास मान लो ये लाइट है वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट पॉइंट ये हो गया बच्चों। तो आपको क्या करना है, सी और इंसिडेंट पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये इसके लिए नॉर्मल बन गया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ अगर थीटा रे एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ थीटा एंगल ही बनाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास मिरर ये है, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका सेंटर बच्चों इधर होगा, ऐसे बनाएंगे तो इधर होगा। मान लो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करो, दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट एंड इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, ये इसके लिए नॉर्मल हो गया। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड होगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है बच्चों, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बट आपको नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए स्फेरिकल मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल हमें कैसे ड्रॉ करना है, इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर दो। अगर लाइट रे कैसे भी कहीं पे भी इंसिडेंट हो, जैसे मान लो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है तो ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, ये सेंटर है, इन दोनों को ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई बच्चों। इंसिडेंट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास होगी दैट्स रिप्रेजेंट द नॉर्मल, ओके। आपतन बिंदु और
वक्रता केंद्र जो है इसको मिलाने वाली जो रेखा है उसी को हमें अभिलंब बोलेंगे, किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमने एक प्रकाश किरण ले ली है, ये इसके लिए हमने अभिलंब खींच लिया है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु लेते प्रकाश किरण इस दर्पण पर यहाँ पर आपतित हो रही है तो आपतन बिंदु गए, आपतन बिंदु को सी से ज्वाइन कर दिया तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ मान लिया थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। तो देखिए आपतित किरण अभिलंब के इस एक साइड में होगी तो परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरे वाली साइड में होगी। ये नहीं कि आप इधर परावर्तित कर दो, अभिलंब के दूसरी वाली साइड में होगा, उतना ही कोण बनाएगी। तो देखिए इतना ही कोण बनाते हुए मैंने इसको परावर्तित कर दिया, इतना ही कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए इसको परावर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये जो परावर्तन है, हम परावर्तन के नियम काम में लेके ही तो हमने कोई प्रकाश किरण ली है, हमने कोई इंसिडेंट लाइट ली है, दैट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है और इस मिरर पर इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट जो हुई है वो हमने परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उससे किया है। तो यहाँ पर देखो कि अगर मान लो कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है और इस मिरर पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्स है, इस मुख्य एक्स पर किसी पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। तो जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्टेड रे मीट होगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट। इसको हम मेन फोकस या फोकस पॉइंट बोलते हैं। लेकिन मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, और भी आएंगी वो भी इसको कट करती है, लेकिन मुख्य एक्स के समांतर आने वाली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, व्हेन द लाइट रे coming parallel to the principal axis of the spherical mirror, then after the reflection from the mirror it meet at a point on the principal axis, that point is called the focus point or a main focus of the spherical mirror. ओके, मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर मिलती है। तो वो जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ से हम देखो तो यहाँ पर ये समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य फोकस से या मेन फोकस से हम बोलते हैं। ओके बच्चों, फोकस बिंदु बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको। अगली परिभाषा देखते हैं बच्चों, 6 नंबर। 6 नंबर फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? फोकस दूरी का मतलब यही है कि वो जो फोकस हमें प्रिंसिपल एक्सेस मिला, देखो पोल भी प्रिंसिपल एक्सेस पर है, सेंटर भी प्रिंसिपल एक्सेस पर है और फोकस बिंदु भी प्रिंसिपल एक्सेस पर है। ये जो प्रिंसिपल एक्सेस वाली लाइन है, इस लाइन पर ही तीनों पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये जो हमें फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सेस पे मिलेगा। वो पोल से कितनी डिस्टेंस पर है? इस फोकस पॉइंट की इस पोल से कितनी डिस्टेंस है? वही क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर हो गई। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ होगी बच्चों। कैपिटल एफ जो होगा वो फोकस पॉइंट होगा और स्मॉल एफ होगा वो फोकल लेंथ होगी। फोकस पॉइंट है वो एक पॉइंट है, वो कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये लेंथ है। स्मॉल एफ होगी वो फोकल लेंथ होगी। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही फोकल लेंथ होगी। ध्रुव है, गोलीय दर्पण के ध्रुव है और फोकस बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा देखिए बच्चों, अपर्चर द्वारक एम डेस। अपर्चर क्या होता है? व्हाट इज द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर का द्वारक क्या होगा?
हमें पता है कि स्फेरिकल मिरर है वो गोलीय है, गोलीय दर्पण जो है वो कर्वड है। तो जो भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, द्वारक बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो हमने पॉलिश यहाँ से यहाँ तक इतने भाग पर हमने पॉलिश की है, तो इसका मतलब एम डेस इतने भाग पर पॉलिश की गई है, इसका मतलब इधर वाली साइड में ये पूरा का पूरा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर वही क्या होगा, अपर्चर होगा। ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। जो भी हमारे पास गोलीय दर्पण होगा उसके परावर्तक पृष्ठ के प्रभावी क्षेत्रफल का जो व्यास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्वारक बोलते हैं। कि द्वारक का मतलब क्या है, द्वार। कि द्वार मतलब कितने भाग से परावर्तन होगा, जितने भाग पर पॉलिश करेंगे उतने भाग से ही होगा। उसका जो व्यास होगा, यहाँ से यहाँ देखो ये व्यास आ गया यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये इतना द्वारक है, मतलब इतने वाले पार्ट पर, इतने भाग पर अगर लाइट इंसिडेंट होगी वही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पर टुकड़ा काट लिया, यहाँ तक है मान लो, तो यहाँ पर हमने पॉलिश नहीं की तो ये परावर्तक पृष्ठ नहीं हुआ, तो ये इतना जो व्यास है वो द्वारक नहीं होगा। ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है उसी को हम अपर्चर या द्वारक कहेंगे। ठीक है बच्चों। अगली डेफिनेशन देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिंब दूरी, बिंब बोलते हैं बच्चों वस्तु को बोलते हैं, इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बिंब किसको बोलते हैं बच्चों, हमें वस्तु को बोलते हैं। और लास्ट है आपकी इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब दूरी, इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम से पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से या इस पोल से, पोल हो या मिरर, पोल है वो मिरर पर ही है तो पोल से भी आप डिस्टेंस से बोल सकते हो या मिरर से। ऑब्जेक्ट की मिरर से जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, यू। ओके, इसकी इमेज बन रही है, वो किधर बन रही है, इधर बनेगी या इधर बोलेगी। मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर इसकी इमेज बन गई, तो इमेज की इस मिरर से जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर या एनी मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। ओके, बिंब दूरी, वस्तु या बिंब की दर्पण से जो दूरी होगी उसको बिंब दूरी बोलेंगे। प्रतिबिंब दूरी बोले तो प्रतिबिंब की दर्पण से कितनी दूरी है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, वो जो दूरी है उसको हम प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर।
कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बच्चों, हमने जो भी यहाँ पर परिभाषा पढ़ी है, हमने कुछ दूरियाँ देखी थी, जैसे फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक ली जाती है, इसके लिए हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए अगर आप प्लस माइनस की गलती कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 100% गलत आएगा। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखिए बच्चों, दर्पण के लिए क्या होती है, गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। पहला पॉइंट ये है बच्चों कि जो सभी दूरियां हैं वो दर्पण से मापी जाती है। दर्पण से शुरू करना है, दर्पण से शुरू करने का मतलब पोल से शुरू करना है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जैसे मैंने एक डायग्राम हम ले लेते हैं बच्चों, ये हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया है। हमें बताया कि ये इसका पोल हो गया, ये इसका पोल होता है। तो कोई भी फोकस इधर है या इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है या इधर है, इमेज इधर है कि इधर है। वैसे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा उधर ही ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाएगा। एक बार मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस जो है वो P से मेजर की जाएगी। यहाँ से इनिशियल पॉइंट ये है, ऐसे इधर होगा तो इधर से मेजर करेंगे, इधर होगा तो इधर से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड पॉइंट देखिए बच्चों, ऑल द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड इन द राइट साइड। इस पोल के या इस मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी, इधर वाली डिस्टेंस में जो भी डिस्टेंस से इधर वाली साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। जैसे सिंपल आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हो, अगर इसको ओरिजिन माने तो इधर वाली साइड में पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। या हम कहें कि ये जो साइड है, हमें पता है कि लाइट रे है वो ऐसे ही आएंगे, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इधर से लाइट रे आएंगे, इधर ही ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से इधर आएंगे, तो लाइट रे इधर इंसिडेंट होगी। तो ये इधर वाली साइड जो है ऐसे वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है। तो अगर हमें डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में या राइट साइड ऑफ द मिरर अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऑल द डिस्टेंस आर टेकन पॉजिटिव। दर्पण के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। और अगर बाईं ओर मापी गई, दर्पण से बाईं ओर जो मापी गई लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर जो भी डिस्टेंस से मेजर की जाएंगी उनको हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, नेगेटिव। ये जो है इंसिडेंट इस डायरेक्शन में आएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो एक्चुअल में डायरेक्शन है वो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में है। दैट ऑल द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आर टेकन ए नेगेटिव। या हम कहें कि प्लेन जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है इसके लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। आगे देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे की बात करें, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस से मेजर की जाएगी वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। इसके लिए ये जो डिस्टेंस है इससे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगी, फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस यहाँ ऐसे मिलेगी। ऐसे क्या मिलेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है वो हमें पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, वो इस पर डिपेंड करेगी। ओके, नीचे वाली साइड में है तो नेगेटिव लेनी है और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपको पॉजिटिव लेनी है। तो दिस इज द सिंपल साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। राइट साइड में पॉजिटिव लेनी है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ओके,
अब देखिए अगला पॉइंट, 4 पॉइंट तो ये हो गए हैं बच्चों आपके पास। 5वां पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट जो है सिंपली क्या है, जो भी हम डेरिवेशन में काम में लेंगे ये आपको न्यूमेरिक में नहीं गिवन होता है। हम मिरर को ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे बने, कहने का मतलब रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे प्लेन हो, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। इधर सिल्वर पॉलिश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो इस ये इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेफ्ट साइड में, तो रिफ्लेक्टिंग जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर ही ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगी, तभी तो इमेज बनेगी। अब आप इधर वाली साइड में ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो ये सिल्वर पॉलिश में थोड़ी इमेज दिखेगी, इमेज तो इधर दिखेगी। ओके, तो हमेशा हमें कोई भी मिरर आगे डेरिवेशन में जितने भी डेरिवेशन करेंगे उन सभी डेरिवेशन में हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमें लेफ्ट साइड की ओर लेना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको मिरर आपको डायग्राम में दे रखा है और उस मिरर में आपको मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर दे दिया, तब उसको उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। बाकी आपके लिए यही आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में रखना है, चाहे कैसा भी मिरर हो। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा। ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा तभी तो इमेज बनेगी। इधर वाली साइड में अगर आप रखोगे तो इमेज बनेगी नहीं। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट वस्तु है, बिंब है, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो अगर वस्तु दर्पण के बाईं ओर है तो देखिए वस्तु की इस दर्पण से दूरी क्या होती है बच्चों, वस्तु की दर्पण से दूरी बिंब दूरी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और वो यू लेते हैं। तो बताइए अब P से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U आएगी। तो हम लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहेंगे, राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होती है तो वो कंसीडर करेंगे -U, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव हो गई। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन ए नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको क्या लेनी है न्यूमेरिकल में, नेगेटिव लेनी है अगर आपको गिवन नहीं है, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है बच्चों। यू हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो। यू जो भी आपको दे रखी, आपको ये कह दे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो वो 20 सेंटीमीटर आपको नेगेटिव लेना है, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर लेना है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। अब आगे चलिए बच्चों, अब देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। अगेन ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाएगा, नीचे नहीं रखेंगे। हमेशा क्या रखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। तो देखिए मैं इसकी हाइट मेजर करें, ये कितना हाइट का है, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इसकी हाइट को हम मेजर कर रहे हैं। मान लो इसकी हाइट h है, तो हमने इसकी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं, बिलो द प्रिंसिपल, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब हाइट जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन ए नेगेटिव, बट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की साइज है, मान लो आपको कहे कि मिरर से इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इतनी साइज का ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। क्या लिया जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। इनके लिए डायरेक्ट साइन कन्वेंशन है क्योंकि ये बेसिक फंडामेंट है। ओके बच्चों, ये तो ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स हो गई। हम इमेज के लिए फिक्स नहीं है, इमेज के लिए तो पता नहीं कि कैसी बनेगी, वो डिपेंड करता है कि आपके मिरर आपके पास कैसा है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फोकल लेंथ की बच्चों। इसके लिए देखो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को देखें तो इसके लिए हम स्फेयर बनाएं, तो इसके लिए स्फेयर बन गया। इसका सेंटर देखें तो इसका ये सेंटर हो गया C। अब देखो P और C के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो बताइए इसका सेंटर
कॉनकेव अगर मिरर की बात करें तो मैंने कहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में रखना है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में अगर आप रखोगे तो आपको कॉनकेव मिरर को हमेशा ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देखो P से C के बीच की डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो P से इधर मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो हम सेंटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑलवेज क्या कंसीडर की जाती है, नेगेटिव। किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए देखें तो U जो है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। फोकल लेंथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर R की बात करें तो R लेफ्ट साइड में मेजर किया जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे। अब इसकी फोकल लेंथ देखें, अगर इसका फोकस पॉइंट देखेंगे तो इसका फोकस पॉइंट आगे हम ड्राइव करेंगे C और P के एकदम मिड में आता है फोकस पॉइंट F। ठीक है बच्चों, तो P से F के बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल f होती है, वो भी नेगेटिव ली जाएगी, लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है F होगी, F वो भी क्या की कंसीडर की जाएगी, नेगेटिव। तो फॉर द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कंसीडर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। किसके लिए, कॉनकेव अवतल दर्पण की। क्यों ली जाती है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम स्फीयर बनाएं तो उसका सेंटर लेफ्ट साइड में मिलेगा, सेंटर लेफ्ट साइड में है तो रेडियस जो है वो लेफ्ट साइड में मेजर की जाएगी, इसलिए रेडियस नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही आएगी। ओके बच्चों, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें बच्चों, हम कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर हम करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमें पता है कि मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम बना देता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में ही रखना है, तो आपको कॉनकेव ऐसे बनाना है, तो कॉन्वेक्स को आपको ऐसे बनाना है, ऐसे। इधर वाली साइड में हम पॉलिश करेंगे तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, ये इसकी प्रिंसिपल एक्स हो गई, ये इसका पोल हो गया P। इससे स्फीयर बनाएं तो इसका स्फीयर किधर बनेगा बच्चों, इधर वाली साइड में मिलेगा, ये इसका सेंटर हो गया C। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्टिव सरफेस को लेफ्ट साइड में रखा है, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे और अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, तो U तो नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है। बट इसके लिए अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें, वक्रता त्रिज्या देखें, तो इसका सेंटर इधर है तो R ये होगी, R राइट साइड में मेजर की जा रही है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो R को इसमें U नेगेटिव होगा, इसमें H पॉजिटिव होगा, लेकिन R क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, और देखिए इसका ये मिड पॉइंट फोकस हो गया, P और F के बीच की डिस्टेंस स्मॉल f आ गई, ये भी राइट साइड में है, इसलिए इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन समझ में आ रहे होंगे। ये आपको ये स्टैंडर्ड, इसको डायरेक्ट ही याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इमेज की, इमेज की बात करते हैं। अब देखो कॉनकेव जो मिरर है उसमें इमेज है वो अलग अलग टाइप की बनती है, उसमें इमेज है वो वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आगे हम इससे जस्ट आगे वाला टॉपिक यही देखेंगे कि अलग अलग ये कॉनकेव मिरर के लिए इमेज कैसे ऑब्टेन होती है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज कैसे ऑब्टेन होती है, उन पर आपको वो बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, जो एनडीए में आपके कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन है वो आपके ऑप्टिक्स के ही आते हैं। टोटल आपके 25 क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, नेवी में भी 25 आते हैं, एयरफोर्स में भी 25 ही आते हैं। ठीक है,
तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें ऊपर ऊपर का पता होता है, अंदर से नहीं पता होता है, इसलिए हमें वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। कल हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप देखना। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा आइडिया होगा। तो देखिए, कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में देखो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, ये कॉनकेव मिरर है, थोड़ा जनरली बता देता हूं एक बार, उसके बाद में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया C, ये इसका फोकस हो गया F। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। किधर बनती है? फोकस पर, तो इधर ही बन रही है। तो मिरर में क्या होता है कि मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के क्या है? लेफ्ट साइड में है, इमेज भी कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, क्योंकि मिरर है वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है। तो परावर्तन करता है, तो परावर्तित किरणें एक्चुअल में किधर आएंगी? इधर ही आएंगी, इधर थोड़ी जाएंगी। तो इधर अगर आ रही है तो इधर आएंगी, तो इधर अगर मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। तो देखिए, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर इमेज बन रही है, ये मिरर की बात है, लेंस की बात नहीं है। लेंस में इससे उल्टा हो जाता है, क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, तो इधर वास्तव में इधर जाती है किरणें, यहाँ पर इधर ही आएंगी। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर इमेज बन रही है तो वो वास्तविक होगी। ये तो सीधी सी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर ये रियल इमेज होगी, जिधर है उधर ही बन रही है, एक्चुअल में इधर ही मिलेगी, तो ये रियल इमेज होगी। और रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है बच्चों? रियल इमेज जो होगी वो ऑलवेज क्या होती है बच्चों? इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज इज ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। और यहाँ पर देखो, रियल इमेज है तो लेफ्ट साइड में ही बनेगी, लेफ्ट साइड में बन रही है। तो रियल इमेज है तो रियल इमेज होगी, तो उसके लिए ये अगर मान लो इमेज बन रही है तो ये इमेज बन गई, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी बच्चों? नेगेटिव ही हो जाएगी। लेफ्ट साइड में अगर बन रही है तो नेगेटिव हो गई। अब देखिए, बात ये है कि इनफाइनाइट पर रख दिया, इनफाइनाइट से हम C की ओर लेके गए, तो आपकी इमेज है कम से कम कहाँ बन सकती है? फोकस पर बन सकती है। क्या इमेज P और F के बीच में बनती है? कभी नहीं बनती। कल बताएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ही बनती है मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पर ही बनती है इमेज, इससे आगे यहाँ कभी भी ऑब्टेन नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के नियर जाएगा, लेकिन इमेज है वो फार होती जाएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया तो इमेज यहाँ पर थी और होगी, बड़ी होती जाएगी। ओके, बड़ी होती जाएगी, वो हम कल देखेंगे। इधर शिफ्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट मिरर के टुवर्ड्स जा रहा है तो ये इधर हो रही है, बट इधर ही है, रियल ही बन रही है, इधर वाली साइड में ही है, तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और आगे लिए गए, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। सी पर ले गए, सी पर ही बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, साइज इक्वल है। ओके, फिर यहाँ आ गए हम, तो इधर चली गई, बड़ी होती जाएगी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर जा रहा है, इमेज फार होती जा रही है। ओके, और नियर लेके गए और बड़ी हो गई। एफ पर हमने जैसे ही रखा तो वो इनफाइनाइट पे बन गई और इधर ही बनेगी, रियल ही बनेगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कॉनकेव मिरर के लिए मैं साइन कन्वेंशन डायरेक्ट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से फोकस के बीच में कहीं पे भी रखी हो तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी। रियल इमेज है अगर आपका, हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइट से अगर फोकस पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल है तो इधर वाली साइड बनेगी, तो V जो है वो आपका नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। क्या की जाएगी? नेगेटिव। और इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए अगर मैं हाइट ऑफ
इमेज एच डेस कंसिडर करूँ तो बिलो द इन्वर्टेड है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज टेकन ए नेगेटिव। अगर आपकी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से फोकस के बीच में कहीं पे भी हो तो कॉन्केव मिरर के लिए डायरेक्ट साइन कन्वेंशन के इनफाइनाइट से अगर ऐप के बीच में कहीं पे भी हो तब आपकी हमेशा जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। हाँ, उसका साइज क्या होगा वो हम कल देखेंगे कि कहीं कहाँ छोटा होगा, कहीं इक्वल हो जाता है, कहीं बड़ा हो जाता है, लेकिन बनती रियल और इन्वर्टेड है। और रियल और इन्वर्टेड होगी तो वी रियल होगी तो वो लेफ्ट साइड में ही बनेगी। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी, इन्वर्टेड है तो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी। बट देखिए, अगर एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखूँ तो हमें पता है कि अब इधर नहीं बनेगी, इधर वाली साइड में बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। और क्या बनेगी, अगर हम बात करें क्या फोकस पॉइंट और पी के बीच के पोल की बात करें, अगर इमेज इनके बीच में अगर प्लेस्ड हो देन उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी बनेगी। तो आभासी दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब किधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बनता है और आभासी प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा। तो राइट साइड में अगर इमेज ये बनती है तो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस टेकन करेंगे वो पॉजिटिव। अगर एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी। और अबो द प्रिंसिपल एक्सेस है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो भी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। तो ये कॉन्केव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन हो गया। क्या, इनफाइनाइट से अगर फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और रियल है तो लेफ्ट साइड में बनेगी और लेफ्ट साइड में है तो वी नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड है तो एच डेस नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर फोकस और पी के बीच में है देन आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता। आभासी जो दर्पण से आभासी प्रतिबिंब में दर्पण के राइट साइड में बनेगा और राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव लेते हैं तो वी पॉजिटिव होगा। और सीधा है तो अबो द प्रिंसिपल एक्सेस है तो हाइट या साइज ऑफ ए इमेज होगी, प्रतिबिंब का आकार है वो भी धनात्मक होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की, बात करते हैं बच्चों। अब कॉन्वेक्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। ये देखो, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट ऑलवेज राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्लेस्ड किया जाएगा, अबो द प्रिंसिपल प्लेस किया जाता है। तो यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, एच हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की तो कॉन्वेक्स में आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेकर इस पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हो, इनफाइनाइट से लेकर पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हो, हमेशा इससे कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा, देखो दो मिरर ऐसे जिससे फिक्स इमेज होती है, जैसे प्लेन मिरर है उसे फिक्स है, क्या वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड हो, कहीं पे भी इनफाइनाइट से मिरर के बीच में कहीं पे भी प्लेस्ड हो, प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। कॉन्केव के लिए डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, और वो भी मैंने बता दिया है कि उसमें भी फिक्स होता है। कहाँ, इनफाइनाइट से अगर फोकस के बीच में है तो रियल और इन्वर्टेड होगी, फोकस और पोल के बीच में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब कॉन्वेक्स के लिए भी फिक्स है, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में दोनों में सेम चीज़ें ही हैं। प्लेन मिरर में भी इनफाइनाइट से मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड हो, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। कॉन्वेक्स के लिए भी इनफाइनाइट से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड हो, हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। लेकिन दोनों देखो, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स में दोनों में सेम चीज़ें आ गई, इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसका मतलब इमेज हमेशा इधर वाली साइड में मिलेगी, वर्चुअल है तो राइट साइड में मिलेगी, रियल है तो लेफ्ट साइड में मिलेगी। वर्चुअल है तो राइट साइड में, इरेक्ट है तो
सीधी है अबो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इन्वर्टेड है तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इरेक्ट है सीधी है तो अबो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ से देखिए हमेशा अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हमेशा देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस हम देखें तो v ये आ गया, तो v हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, और h डेस हाइट ऑफ ए साइज ऑफ ए इमेज, प्रतिबिंब का आकार मुख्य अक्ष से ऊपर हमेशा प्लस लिया जाएगा। तो देखो चाहे समतल दर्पण हो, प्लेन मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स है उत्तल दर्पण हो, दोनों में सेम बातें हैं कि वस्तु कहीं पे भी रखी हो वर्चुअल इरेक्ट है, लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है, भिन्नता ये है बच्चों कि साइज, प्लेन मिरर में इमेज है हमेशा वस्तु की साइज का ही बनता है, दोनों की साइज बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर जो डिपेंड करेगा कि हाँ बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही, लेकिन ये जो साइज ऑफ इमेज है वो इसी की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, कहाँ होगा, कहीं आपको यहाँ पर रखोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, जैसे जैसे पास लाओगे तो इमेज की साइज है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है साइज ऑफ इमेज। उत्तल दर्पण से कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, कहीं पे भी आप रख के देख लो, जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा वस्तु से छोटी ही बनेगी। समतल दर्पण में बराबर बनती है, अवतल दर्पण पर निर्भर करती है कि वस्तु कहाँ रखी होती है, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, कहाँ पर रखने पर कितनी बड़ी बनेगी, कहाँ पर रखने पर कितनी बड़ी बनेगी, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी ही बनती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। खुश रहो, आबाद रहो, टेक केयर, पढ़ते रहो। थैंक यू।